स्मार्ट शेल्टर अपने हर प्रोजेक्ट का आगाज करता है फार्म हाउस के मास्टर प्लान डिजाइन से। महारत, जिद्दत, हर मंसूबे की बरवक्त तकमील और इंतहाई मुनासिब दाम, ये सब एक साथ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट शेल्टर के पास। बैरून ममालिक से इंपोर्ट किए गए जानवरों का फार्म हो या मकामी या क्रॉस ब्रेड जानवरों का या फिर फीड लॉट फैटनिंग का फार्म, हम हर फार्म का अलहदा से कस्टमाइज डिजाइन तैयार करते हैं ताकि शेड पर कम से कम लागत आए। अस्सलाम वालेकुम, बिन्यामिन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। इस प्रिसीजन के दौर में जब तक आप कस्टमाइज बिजनेस प्लान नहीं बनाएंगे तब तक प्रॉफिट बहुत मुश्किल हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, इसमें आपको टू द पॉइंट चलना है। जो आप काम करना चाहते हैं उसी का स्ट्रक्चर बनेगा, उसी का ही बैक एंड पे फीड प्लान होगा, उसी के ही कस्टमाइज नस्ल के जानवर होंगे, तब ही आप अच्छा एफसीआर निकाल सकते हैं, अच्छा वेट गेन निकाल सकते हैं या अच्छी ब्रीड डेवलप कर सकते हैं। तो शेड की डिज़ाइनिंग जो है वो सबसे पहला मरहला होता है लाइफ स्टॉक फार्मिंग में। तो अक्सर दोस्त हमें ये पूछते भी हैं और ये एक बेसिक डिफरेंस है शेड के डिज़ाइन में। ख़ास तौर पर जो शेड के नीचे चौड़ाई होती है, इसमें एक बुनियादी फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क जो है वही आज हम डिस्कस करेंगे और उसकी मैं आपको लॉजिक रीजंस बताऊंगा सारी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आम तौर पर हमारे यहाँ 4 किस्म के लाइफ स्टॉक के बिजनेसेस होते हैं। सबसे पहले डेयरी, जो आम तौर पे ज़्यादातर कमर्शियल स्केल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी, घरेलू सतह पर भी जो डेयरी फार्मिंग की जा रही है, उसमें 2 चीज़ें हैं, 2 नस्लें हम पालते हैं। एक इम्पोर्टेड जानवर है और एक हमारा इंडिजिनस ब्रीड का जानवर यानी मकामी नस्लें, जिस तरह हमारा साहिवाल हो गया या चुलिस्तानी हो गया, रेड सिंधी हो गई। अभी मैं बफलो की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ गाय की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे जो मकामी नस्ल के जानवर हैं, एक ये ब्रीड हम आम तौर पर पालते हैं, लेकिन ये कमर्शियल स्केल की नहीं है, याद रखिएगा। ये सिर्फ घरेलू पैमाने पे या 20, 30, 50 जानवरों तक के फार्म के लिए ये इस नस्ल का चुनाव करते हैं लोग। दूसरे नंबर पे जो हमारे इंपोर्टेड जानवर होते हैं, जो आमतौर पे होलिस्टन फ्रीजन है या जर्सी है या हमारी गिर है, गिरलैंडो है, तो ये इंपोर्टेड नस्ल के जो जानवर हैं वो उनके लिए एक शेड का डिज़ाइन होता है। तीसरा जो हमारा है वो फीड लॉट फैटनिंग के जानवर। फीड लॉट फैटनिंग जो है यानी गोश्त फार्म या बच्चा फार्मिंग, या उसको आप कुछ भी कट्टा बच्चा फार्मिंग कह लें, जो गोश्त के लिए जानवर तैयार होते हैं। तो अब आपको मैं रिपीट कर दूं कि इंपोर्टेड जानवर, मकामी नस्ल के जानवर और तीसरा हमारे फीड लॉट फैटनिंग के जानवर। इन तीनों का जो बीच में एक और नस्ल आती है जिसे हम क्रॉस ब्रेड कहते हैं। अब क्रॉस ब्रेड का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है कि अगर वो उसकी जो ब्लड लाइन है वो प्योर की तरफ होगी तो वो उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम इंपोर्टेड जानवरों पे लेके जाएंगे, और अगर ब्लड लाइन जो है वो ज़्यादा ब्लड उसका लोकल की तरफ होगा तो फिर हम लोकल कैटेगरी में उसे कंसीडर करेंगे। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप शेड डिज़ाइन करते हैं तो उसमें इन तीनों नस्लों के लिए, इन तीनों इकसाम के जानवरों के लिए क्या बुनियादी फ़र्क डालना है स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले जो एक कॉमन चीज़ है सब में, वो दरमियान वाला फीडिंग एरिया है। अच्छा, अब फीडिंग एरिया 12 फीट से शुरू होता है और 16 फीट तक जाता है। अब ये 16 से ज़्यादा भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो अपनी
या पैसे ज़ाया करने वाली बात है, स्पेस ज़ाया करने वाली बात है। 16 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और ये 16 भी इसलिए रखा जाता है कि आपने बड़ी ट्राली से अगर इस एरिया को फीड करना है, ये चूँकि आपके फीडिंग मैनेजर हैं जिन्हें हम खुरलियाँ कहते हैं, और यहाँ से आपका व्हीकल मूव कर रहा है और ये वो ऑफलोडिंग कर रहा है इस जगह पे फीडिंग एरिया में फीड की। तो इसलिए बड़े से बड़ा जो हमारा ट्रैक्टर ट्राली होता है आमतौर पे, लेकिन यहाँ जो TMR वैन है उसकी विड्थ से ज़्यादा 6 फीट होती है। तो लेकिन उस 6 फीट विड्थ है और 2 और 2 4 फीट ये है, तो 10 फीट तो कम से कम रिक्वायर्ड है जगह। अब 10 फीट में जाहिर है उसने फिक्स होके नहीं चलना, उसने मूव भी करना है, आगे पीछे भी होना है। तो इसलिए हम जो 12 है वो फीड लॉट फैटनिंग के जो जानवर हैं उनके लिए ठीक होती है, 16 जो है हमारे इंपोर्टेड जानवरों के लिए ठीक होती है। तो ये एक बेसिक जो चीज़ है, फीडिंग टेबल इसे कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी जानवर के खड़े होने की जगह, इसे हम एनिमल स्टैंडिंग एरिया कहते हैं। ये जो एनिमल स्टैंडिंग एरिया है, ये कमोबेश आप अगर 12 फीट रख लेते हैं तो ये सबके लिए काबिल कबूल होता है, फैटनिंग के लिए भी और उसके अलावा डेयरी के लिए भी, लोकल के लिए भी, इंपोर्टेड के लिए भी, सबके लिए काबिल कबूल होता है। अब तीसरी जो अहम चीज़ आ रही है, एक तीसरा पार्ट इसका जो आम तौर पे फार्मर इग्नोर करते हैं, ये वाला जो एरिया है ये आपका होता है जी सैंड बंकर्स का। इसे क्यूबिकल्स भी कहते हैं, इसे रेस्ट बंकर्स भी कहते हैं, सैंड बंकर्स भी कहते हैं, किसी भी नाम से आप इसको कर लेते हैं। लेकिन ये बहरहाल इंपोर्टेड जानवरों के लिए एक ज़रूरी एलिमेंट है, लोकल के लिए फैटनिंग के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है, ये क्यों रखा जाता है। अच्छा, ये 16 फीट जगह इसके लिए हमें छोड़नी ही छोड़नी है। 16 फीट इसलिए छोड़नी है कि 1.5 से 2 फीट जो एरिया है वो इसमें साइड पे दरमियान में इसकी कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। ये जो पाइप है 6.5 फीट ये होगा, और ये फिर कुछ 12 इंच की दीवार होगी, ये उसमें जगह जाएगा। तो जब आप सबको क्यूमुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये 16 फीट बनेगा। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह इसी पैटर्न पे आपको ये जगह इधर भी चाहिए, क्योंकि इधर भी जानवरों ने उसी तरह ही खड़े होना है जैसे दूसरी साइड पे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये ड्यूल साइडेड बंकर इसे कहते हैं। ये इसके इधर भी जानवर बैठना है, इधर भी जानवर बैठना है, इधर भी बैठना है, इधर भी बैठना है। तो इस तरह 16 फीट ये और 16 फीट ये, 32 फीट जगह जो है ये आपको एक्स्ट्रा चाहिए होती है जो हमारे इंपोर्टेड जानवर है उनके लिए। ये बेसिकली जो ये डिज़ाइन है ये इंपोर्टेड जानवरों के, ये 2 16 16 32 फीट जो एरिया है ये इंपोर्टेड जानवरों के लिए ज़रूरी है, फैटने के लिए ज़रूरी नहीं है। और अगर आप लोकल नस्ल की गायों को ये देते हैं तो इसमें रेत होती है। अब रेत का जो बेड है ये जानवरों को बड़ा पुरस्कून रखता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो 12 फीट वाला एरिया है इधर बेडिंग कर देते हैं, यानी जो मोटा 25 mm 20 mm या 15 mm से शुरू होता है 25 mm तक का जो फोम होता है, ये प्लास्टिक का मोटा रबड़ होता है, वो यहाँ डाल लेते हैं। तो कुछ जानवर यहाँ बैठ सकते हैं, जैसे हमारा क्रॉस ब्रेड जानवर है उसके लिए या हमारा जो लोकल नस्ल का जानवर है उसके लिए अगर हम यहाँ बेडिंग कर दें तो उसके लिए सफिशिएंट है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो इंपोर्टेड जानवर हैं उनमें जेनेटिकली ये चीज़ बिल्टन है कि उन्होंने रेत पे बैठना ही है। तो ये वाला जो एरिया है ये 16 फीट। अच्छा, अब ये 16 फीट वाला एरिया, उसके बाद हमें मज़ीद 10 फीट एरिया चाहिए। ये आपकी बाहर वाली वॉल है। ये 10 फीट एरिया मज़ीद हमें इसलिए चाहिए कि इधर जिस जानवर ने जाना है इस बंकर में, वो इधर से होके इधर जाएगा। जाहिर है इधर वाला जानवर, इधर स्पेस है, यहाँ से बैठ जाएगा, इधर वाला नहीं बैठ सकेगा, वो यहाँ से जाएगा। एक और दूसरा, ये हमारा जो सीवरेज है उसको भी मैनेज करेगा, क्योंकि जानवर यहाँ बैठेगा और उसका सीवरेज सारा यहाँ से यहाँ जा रहा होगा। इसी तरह
ये वाला जो 12 फीट एरिया है ये जानवर का स्टैंडिंग एरिया भी है, और उसके अलावा ये सीवरेज भी है। इधर से सारा सीवरेज इधर आना है और यहाँ से ये आगे जहाँ भी आपका सीवरेज मैनेजमेंट जो भी आपने की हुई है वो उधर चला जाएगा। सो अब ये वाले जो सैंड बंकर्स वाला एरिया है ये आपका एडिशनल है इंपोर्टेड जानवरों के लिए। ये वाला जो स्टैंडिंग एरिया है ये आपका स्टैंडर्ड है, और ये जो 12 फीट है फीडिंग टेबल ये हम लोकल के लिए और उसके अलावा जो फीड लॉट फैटनिंग के जानवर हैं उनके लिए 12 फीट रख सकते हैं। लेकिन जो इंपोर्टेड जानवर हैं उनके लिए बेहतर ये होता है कि आप 16 फीट रखें। 12 पे भी गुजारा हो सकता है लेकिन 16 फीट उनके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, जितना आपका शेड खुला होगा उतनी जो एग्जॉस्ट है वो आपके शेड की अच्छी होगी, एरेशन अच्छी होगी, हवा अच्छी लगेगी जानवर को, जानवर जो है वो सेहतमंद रहेगा। दूसरा, शेड चौड़ा रखने का क्या मकसद होता है कि साइडों से धूप गर्मी सर्दी आनी ही आनी है, तो साइडों पे हमारा जो ये कवरेज वाला एरिया है 10 फीट, ये 15 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इससे ये जो साइडों से धूप गर्मी सर्दी आनी है वो यहाँ तक आएगी, आपका जानवर इन बंकर्स में बैठा हुआ है तो गर्मी सर्दी से महफूज रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हम मुख्तलिफ जानवरों के लिए जो ग्राउंड है, फ्लोर प्लान है शेड का, जब वो डिज़ाइन करते हैं तो स्पेस की डिवीजन कैसे निकलती है। अगले किसी प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि जो शेड की लंबाई है उसका क्या फार्मूला है, और उसके अलावा शेड डिज़ाइन करते वक्त आपको ये जो सारी कंस्ट्रक्शन है इस पे क्या आपकी कॉस्ट आएगी और किस तरह आप इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।